खबर आपको बता दें, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा कोरोना पॉजिटिव हो गए। ये बड़ी खबर आपको बताएं, स्वास्थ्य मंत्री खुद पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद RUHS में उन्हें भर्ती कराया गया है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। कल देर रात रघु शर्मा की कोरोना रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई। तो ये बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। RUHS में भर्ती होंगे रघु शर्मा। तो कोरोना के मामले तो लगातार सामने आ ही रहे हैं और अब इस कोरोना की चपेट में खुद स्वास्थ्य मंत्री भी आ गए हैं। RUHS जयपुर में वो एडमिट होंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। तो प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और अब जो बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई, कल देर रात ये रिपोर्ट जो है उनकी पॉजिटिव आई है। सचिन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सचिन, क्या जानकारी है? स्वास्थ्य मंत्री खुद कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कोरोना का महाविस्फोट चल रहा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि कल भी जिस तरह से पिछले 24 घंटे में 3260 कोरोना पॉजिटिव आए थे, उसको देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समय राजस्थान में कोरोना जो है वो अब घर घर में फैल चुका है। एक तरह से कम्युनिटी स्प्रेड इसका हो चुका है। और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री की रिपोर्ट भी जब कल देर रात को आई तो वो कोरोना पॉजिटिव थी और इसी के चलते अभी चिकित्सा मंत्री जो है RUHS के लिए रवाना हो चुके हैं। RUHS में भर्ती होकर के वो इलाज लेंगे, चिकित्सकों की निगरानी में रहेंगे। और साथ ही जिस तरह से पूरे प्रदेश में इस समय कोरोना का कहर है, तो जो प्रशासन की ओर से जो कदम उठाए गए हैं, खास करके जो 8 जिलों में जिस तरह से रात का कर्फ्यू लगाया गया है, उसको देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान में कोरोना की जो भयावहता है वो आने वाले दिनों में कितनी बड़ी हो सकती है। जी अभिषेक। बिल्कुल सचिन, रघु शर्मा को लेकर के और क्या जानकारी है? सिम्टोमेटिक है, कोई सिम्टम था या नहीं? देखिए, चिकित्सकों से अभी हमारी बात इस स्तर पर अभी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई देर रात और फिर रात को ही जिस तरह से वो नहीं जाकर के अभी सुबह अस्पताल के लिए रवाना हुए, इसका मतलब है कि गंभीरता जो है वो उस स्तर की नहीं है कि उन्हें रातों रात ही जो है भर्ती होना पड़ा हो। और जिस तरह से अभी वो अब अस्पताल जा रहे हैं, रास्ते में ही अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी, तो खुद चिकित्सा मंत्री चाहते हैं कि चिकित्सकों की निगरानी में ही उनकी जो है इलाज की व्यवस्था हो जाए। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी डॉक्टर रघु शर्मा जो चिकित्सा मंत्री हैं उनसे बात की थी फोन पर, उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। चलिए, बहुत शुक्रिया सचिन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो रघु शर्मा इस वक्त RUHS में एडमिट होने के लिए जा रहे हैं क्योंकि उनकी रिपोर्ट देर रात पॉजिटिव आई है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर है जहां पर पाक की एक नापाक हरकत देखने को मिल रही है। सीमा पार से आ रहे हैं सैटेलाइट कॉल्स। सैन्य अधिकारी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और आपको बता दें कि सैन्य अधिकारी के रूप में वो फोन कर रहे हैं और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सैन्य अधिकारी बनकर लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि आर्मी का मूवमेंट जो है वो किधर है। सिहागावाली, लालगढ़, जाटान क्षेत्र में ये कॉल्स जो हैं वो आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। तो श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर जहां पर पाक की एक और नापाक हरकत देखने को मिल रही है और सीमा पार से सैटेलाइट कॉल्स आ रहे हैं लोगों के पास। सैन्य अधिकारी बनकर के सेना के मूवमेंट के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक शर्मा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अशोक, क्या जानकारी है? कॉल्स आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल अभिषेक, एक बार फिर से श्री गंगानगर के सीमा पार पाकिस्तान से पाक की नापाक हरकत हमारे सामने देखने को मिल रही है, जहां पर पाकिस्तान से ISI व पाक रेंजर्स सीमावर्ती क्षेत्र जो श्री गंगानगर का है, वहां पर आम लोगों को कॉल कर रहे हैं। और ये कॉल इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि सैटेलाइट कॉल्स कर रहे हैं।
सैटेलाइट कॉल्स के अंदर जो भी जिसके पास भी फोन रिसीव होता है उस पर केवल अननोन लिखा होता है, न कि उस पर नंबर। तो अनजाने वश में यदि कोई कॉल रिसीव कर लेता है तो वहां से पाक रेंजर्स और आईएसआई के जो भी एजेंट्स हैं वो यहाँ के लोगों को कॉल कर यहाँ की महत्वपूर्ण जानकारी मांग रहे हैं। खास तौर से श्री गंगानगर जिला सैन्य दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण जिला है, क्योंकि श्री गंगानगर जिले में 3 सैन्य छावनी है, हवाई अड्डा है, बारूदों के भंडार है। इस वजह से पाक रेंजर्स और आईएसआई के एजेंट्स लगातार श्री गंगानगर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों को कॉल कर रहे हैं और कॉल कर जो सेना के मूवमेंट है वहां के हथियारों के बारे में जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इस मामले के जैसे ही जानकारी में आया, सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने भी आमजन से एक अपील की है कि वो इस तरह के किसी भी अननोन नंबर को एक तो रिसीव ना करें, और रिसीव कर भी लें तो कम से कम किसी भी तरह की जानकारी इन लोगों को ना दें। साथ ही आर्मी ने यह भी निवेदन किया है कि जिनके पास भी ये कॉल्स आए वो कृपया अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या फिर जिला प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दें, ताकि सुरक्षा से माकूल उपाय किए जा सकें। जी अभिषेक। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत सामने आई है श्रीगंगानगर जिले में, जहां पर लोगों को सैटेलाइट कॉल्स किए जा रहे हैं और उनसे सेना के मूवमेंट के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। चलिए बात करते हैं पंचायती राज चुनाव की। पहले चरण के लिए आज मतदान की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। 10 जिला परिषद के लिए वोटिंग हो रही है। 65 पंचायत समितियों के लिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 21 जिलों में 10,131 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। 72,38,066 कुल मतदाता हैं। सुबह 7:30 पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। और इस दौरान आपको बता दें कि जो तमाम कोरोना के गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना अनिवार्य है। मास्क लगाना जरूरी है, बिना मास्क लगाए वोट डालने नहीं दिया जाएगा। तस्वीरें अलग अलग जगहों की जो सामने आई हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उदयपुर की हैं, अजमेर की है, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर और डूंगरपुर। तो इन तमाम जिलों में वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। 21 जिलों में से जो अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। शाम 5 बजे तक मतदान होगा। सुबह 7:30 से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। और जो तस्वीरें हैं वो देख करके आप अंदाजा भी लगा सकते हैं जो गाइडलाइंस हैं उनका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। जो 21 जिलों में वोटिंग की प्रक्रिया है वो चल रही है। और इस वक्त हमारे सहयोगी कपिल श्रीमाली उदयपुर से, अभिजीत अजमेर से और सतवीर बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल के पास सबसे पहले चलते हैं। कपिल, उदयपुर से इस वक्त की कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्योंकि लगभग 2.5 घंटे का अगर वक्त देखें तो बीत गया है। मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी तक मतदाताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। हम इस समय गोगुंदा में मौजूद है और यहाँ पर जो वोटिंग चल रही है, आप देखिए कि सिर्फ एक बूथ पर लंबी कतार देखी जा रही है। और उस एक बूथ को अगर छोड़ दिया जाए तो इस सरकारी स्कूल के अंदर 4 अन्य बूथ और भी बनाए गए, जहाँ पर एक भी मतदाता हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि इस जो बूथ जहाँ पर वार्ड नंबर 15 और 16 के लिए मतदान किया जा रहा है, वहाँ पर एक लंबी कतार है। देखिए कि बुजुर्ग महिलाएं भी अपने वोट को कास्ट कर कर जाती हुई नजर आ रही है। तो सभी लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए जरूर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो उत्साह, जो रुझान देखने को मिलना चाहिए था वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। आप देखिए, मैं आपको खाली मतदान केंद्र भी दिखाना चाहूँगा। ये मतदान केंद्र जो है, यहाँ पर इक्के दुक्के मतदाताओं की संख्या पहुँच रही है, लेकिन अधिकांश समय 2.5 घंटे से ज़्यादा का समय वोटिंग शुरू हुए हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो उत्साह मतदाताओं में दिखना चाहिए वो देखने को नहीं मिल रहा है। उदयपुर में कुल 11 जिला परिषद सदस्यों के लिए और 93 पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान की ये प्रक्रिया चल रही है। किन मुद्दों पर ये प्रक्रिया चल रही है हम बात करेंगे। आप वोट डालने आए, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डालेंगे? विकास का मुद्दा है। किस तरह का विकास आपके गाँव में चाहिए? गाँव में चाहिए सब, बिजली, पानी, रोड, सब कुछ। बिल्कुल, देखिए तो जो गांव की सरकार, कपिल, वही है मूलभूत सुविधाएं। और साथ ही कपिल, एक और चीज ये है कि मतदाताओं में उस तरीके का उत्साह क्यों नहीं है? क्या कोरोना का असर है?
या ठंड का मौसम है तो थोड़ा और वक्त जब बीतेगा तो हम देख सकते हैं कि देख पाए शायद कि मतदाता भारी संख्या में पहुंचे। अभिषेक, देखिए कोरोना का भय तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति में है, क्योंकि दीपावली के बाद से कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा है और जिसके चलते राज्य सरकार द्वारा सख्ती भी बरती जा रही है। और यही वजह है कि लोग भी ये चाहते हैं कि मतदान केंद्र पर भीड़ जमा ना हो और वे थोड़ी थोड़ी तादाद में मतदान केंद्र पर पहुंचे और वहां पर अपने वोट का प्रयोग करें। ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन सुबह से ठंड का प्रकोप भी ज्यादा है। हालांकि अब सूरज की तपिश थोड़ी बढ़ने लगी है, तो ऐसे में यहाँ पर जो बाहर जो लोग मौजूद हैं उनका ये अनुमान है कि अब जब थोड़ी गर्मी बढ़ी है उसके साथ में मतदाता अपने घर से बाहर निकलेगा। और अब हम उम्मीद भी यही करेंगे कि लोग घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अब बीकानेर की स्थिति सतवीर आपसे जानना चाहेंगे, वहां मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? क्या वहां भी क्योंकि बीकानेर में मामले जो हैं वो काफी ज्यादा कोरोना के आ रहे हैं, तो वो डर तो नहीं दिख रहा ना वोटर्स में? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि सुबह से हम अलग अलग बूथ पर जा रहे हैं और अलग अलग बूथ की जो पूरी तरीके से जो व्यवस्था है उसके बारे में अवगत करा रहे हैं, किस तरीके से मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और कहां पर किस तरीके की जो कमी है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर हम पहले रांचीसर की बात करें तो वहां पर भी जो मतदाताओं की संख्या थी वो थोड़ी कम थी, वामड़सर में भी संख्या कम थी और उसके बाद में अभी हम किसनासर बूथ पर पहुंचे हैं, वहां पर भी अभी तक मतदाताओं की अगर मान लें तो धीरे धीरे मतदाता हम यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन धीरज जोशी से कहूंगा वह तस्वीरें दिखा दे कि जो पोलिंग बूथ है वहां के ऊपर जो महिलाएं हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर खड़ी हुई है और अपनी बारी का इंतजार कर रही है कि वो कब अपने जो मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग करेगी। और खासतौर पे क्योंकि गांव की सरकार चुनने की जहां बात आती है तो वहां पर जरूरत होती है कि वो पूरी तरह की जो व्यवस्था है, क्योंकि सड़क, पानी, बिजली, ये मूलभूत जो सुविधाएं होती है जिसके लिए ये चुनाव को लेकर ये अग्रणी यहाँ पर माना जा सकता है। फिलहाल चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर भी की गई है। पुलिस के जो आला अधिकारी है वो लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले एसएचओ भी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्हें पूरी तरीके से जायजा यहाँ पर लिया। इसके अलावा जो पुलिस के जो जवान है पूरी मुस्तैदी के साथ में पर ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माना जा सकता है क्योंकि सुबह से लेकर वक्त अभी 2.5 से 3 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी मतदाताओं में जो उत्साह है वो थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो जिस तरीके से जो संख्या होनी चाहिए थी वो संख्या यहाँ पर हर बूथ पर थोड़ी कम दिखाई दे रही है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आगे आने वाले जो धीरे धीरे जो समय बीतेगा उसके बाद में कहीं ना, क्योंकि वोटिंग 5 बजे तक होने वाली है, उसके बाद में माना जा सकता है कहीं ना कहीं जो संख्या वो बढ़ोतरी होगी। फिलहाल देखते हैं कि महिलाएं यहाँ पर काफी तरीके से उम्रदराज महिलाएं हैं वो भी अपने मताधिकार का जो प्रयोग है वो करने के लिए यहाँ पर पहुंच रही है और पूरी तरीके से अब धीरे धीरे जो मतदाताओं का उत्साह तो यहाँ पर हो रही है। उसके बाद में सभी जो महिलाएं हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर करेंगी और खास तौर पे क्योंकि गांव की सरकार है, चुनना है यहाँ पर, और जिस तरीके से जो बूथों के ऊपर जिस तरीके से जिला प्रशासन की ओर से भी चाक चौबंद जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। इसके साथ ही पुलिस के जो आला अधिकारी वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला कलेक्टर नमित मेहता भी अब जो अलग अलग जो बूथ बने हुए हैं वहां पर जाएंगे और वहां पर स्थिति का जायजा लेंगे। किसी भी तरह की जो परेशानी है वो यहाँ पर न हो, इसका विशेष रूप से जो ध्यान है वो रखा जाएगा। एसपी प्रहलाद सिंह भी देख पा रहे हैं हम कि व्यवस्थाएं जो हैं वो पुख्ता की गई हैं। अब वोटर्स पर डिपेंड करता है कि वो पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अभिजीत, अजमेर से क्या तस्वीरें हैं, वहां किस तरीके से वोटर्स में उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए अभिषेक, 2.5 घंटे बाद की तस्वीरें मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा वो आपको दिखाएंगे। जो उत्साह हमें पंच और सरपंच के चुनाव में देखने को मिला था बनस्पत वो उत्साह तो नहीं है। हालांकि जो 10 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है वो करीब 18 से 21% के बीच पोलिंग हुई है, लेकिन मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें जो हमें साल की शुरुआत में जब पंच सरपंच के चुनाव हुए थे उस पर देखने को मिली थी, वो लंबी लंबी कतारें बेशक नहीं देखने को मिल रही है। उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मतदाता हैं वो काफ़ी डिसिप्लिन मैनर्स के तहत यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उसकी किस तरीके से पालना हो रही है कैमरामैन आपको दिखाएंगे। यहाँ पर सावर में हम मौजूद हैं एक मतदान केंद्र में, जो चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का भी मतदान केंद्र था और उन्हें यहाँ पर मतदान करने आना भी था, लेकिन उनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अब वो जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। लिहाजा लेकिन जहां तक अगर मतदान की हम बात करेंगे तो लोग अनुशासन के दायरे में रहकर यहां पर अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो पोलिंग पार्टीज हैं और जो पुलिसकर्मी यहां पर तैनात हैं वो भी इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, उसकी पालना यहाँ पर की जा सके। क्या वोटिंग परसेंटेज और क्या कारण है कि मतदाताओं के उत्साह में हमें वो रंगत देखने को नहीं मिल रही जो हमें पंच सरपंच के चुनाव में देखने को मिली थी, इसकी हम बात करेंगे। तो स्थानीय पत्रकार हैं यहाँ पे दिनेश, उनसे बात करेंगे। दिनेश जी, क्या कारण है कि वोटिंग परसेंटेज भी उतना नहीं बन पा रहा, न लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही? अभी जी मैं आपको बताना चाहूंगा, इस टाइम क्या शादी का माहौल अलग है,
और कोरोना की पूरी वो ध्यान रखा जा रहा है। और कुछ किसान वर्ग खेतीबाड़ी में लगे हुए हैं, इसलिए रुझान कम दिखाई दे रहा है। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जो सावर के निवासी है, वो कोरोना पॉजिटिव होने के कारण भी पब्लिक में कुछ निराशा नजर आ रही है। नहीं तो मुद्दे क्या हैं वैसे? आपने यहाँ पे लोकल कवरेज भी किया है, लोगों से बात भी की होगी। पंच सरपंच के चुनाव में जो मुद्दे थे वही मुद्दे आए हैं। कितना लोगों में अपने मुद्दों को लेकर जागरूकता है? देखो, अभी तो मैं आपको बताना चाहूँगा, लोगों में उत्साह इसलिए कम नजर आ रहा है क्योंकि कट करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, जो है मुद्दे लोगों के लगातार वही बने हुए हैं जो उनके बुनियादी सुविधाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो बिजली, पानी, चिकित्सा हो। आज महत्वपूर्ण पहलू अभिषेक ये भी है कि सावर में 48 घंटे के दरमियान पानी की सप्लाई हो रही है और आज वो दिन है जब पीएचडी की ओर से इलाके में, कस्बे में जो है पानी की सप्लाई भी की गई है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अब जब अपने घर के रूटीन कामकाज करके लोग अब बाहर निकलेंगे और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी इंप्रूव होगा। लेकिन फिलहाल 10 बजे तक का जो वोटिंग आंकड़ा है न सिर्फ सावर पंचायत समिति का बल्कि अजमेर जिले की 4 पंचायत समिति, बिल्कुल अभिजीत, तो उम्मीद हम यही करेंगे कि वोटर्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। फिलहाल बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। सतवीर और कपिल आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे निकाय के रण की। करते हैं निकाय चुनाव की, जिसके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। 12 जिलों की 50 निकायों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 27 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। और आपको बता दें, तो आपको बता दें कि नामांकन की जो प्रक्रिया है वो कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है और आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें 13 दिसंबर को मतों की गिनती होगी, 11 दिसंबर को वोटिंग होने हैं। जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो अब से कुछ देर बाद यानी 10 मिनट बाद 10:30 से शुरू होगी और 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 27 नवंबर तक नामांकन होंगे। तो इस वक्त सहयोगी प्रेम मीणा जयपुर से और शाकिर अली कोटा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रेम, आपके पास आ रहा हूं। नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तस्वीरें कुछ देखने को मिल रही हैं, प्रत्याशी पहुंच चुके हैं या अभी नहीं? देखिए अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ देर बाद ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो मुख्यालय वहाँ पहुँच गए हैं, करीब 1 घंटे पहले ही पहुँच गए थे क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे 27 नवंबर अपराह्न 3 बजे तक ये नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 1 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। 3 दिसंबर अपराह्न 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे और 4 दिसंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद जो आयोग है उसने इस बार एक बड़ा फेरबदल ये किया है कि मतदान का समय है वो आधे घंटे बढ़ा दिया है। ग्राम पंचायत चुनाव में मतदान का समय 7:30 बजे से शाम 5 बजे रखा था, लेकिन इस बार आयोग ने कोरोना संक्रमण की वजह से मतदान का समय आधे घंटे बढ़ाया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रदेश के 12 जिलों में ये चुनाव हो रहे हैं, जिनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, उदयपुर, भरतपुर, धौलपुर और अलवर। इसके साथ सिरोही में भी ये चुनाव हो रहे हैं। दरअसल आयोग ने नवंबर महीने में प्रदेश की 49 स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न करवा लिए थे, लेकिन इन 12 जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव कानूनी अड़चनों की वजह से आयोग नहीं करवा सका था। अब आयोग इन 12 जिलों में चुनाव संपन्न करवा रहे हैं। पहले चरण का जो मतदान होगा उसके बाद नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। नगर परिषद के प्रत्याशी के लिए आयोग ने 1.5 लाख रुपए चुनावी खर्च सीमा तय की है।
और नगर पालिका सदस्य के लिए 1 लाख रुपए चुनावी खर्च सीमा तय की है। आयोग ने इस बार भी कोरोना प्रोटोकॉल है उसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं और आयोग के आयुक्त PS मेरा संबंधित जिलों के निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे रोजाना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कर रहे हैं और जरूरी दिशा निर्देश देने के साथ साथ आवश्यक फीडबैक ले रहे हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि अब जिला परिषद एवं पंचायत समिति के चुनाव के बाद आयोग का फोकस स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न करवाने पर रहेगा और आयोग ने पूरी तैयारी नामांकन की प्रक्रिया जो है वो कुछ देर बाद शुरू भी होने वाली है। शाकिर, कोटा में क्या स्थिति है वहां से अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए मिनट जो है वो 5-7 मिनट बचे हैं, 10:30 बजे से जो प्रक्रिया है नामांकन की शुरू होगी। तो क्या जो प्रत्याशी हैं वो पहुंच रहे हैं नामांकन के लिए? संभव हो अगर कोई प्रत्याशी हो तो बात भी आप करें जरा। जी देखिए, अभी क्योंकि दोनों ही पार्टियों की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है, आज से ही नामांकन का जो है दौर शुरू हुआ है। 27 तारीख तक ये चलेगा और ऐसे में अभी प्रत्याशी तय कर पाना दोनों पार्टियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल सा हो रहा है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो नेता हैं उनके जो समर्थक हैं वो लगातार अपने अपने टिकट की मांग कर रहे हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में जो आज पहला दिन है तो ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा रही है कि कोई निर्दलीय ही आकर के नामांकन भरेगा, या इस बीच क्योंकि जो तैयारियां हैं निर्वाचन विभाग की वो पूरी तरह से चाक चौबंद जरूर कर ली गई है, लेकिन फिलहाल जो है दोनों पार्टियों की ओर से घोषणा नहीं की गई है। इटावा की जो 35 वार्ड है उसके लिए मतदान होना है, उसके लिए चुनाव है। इसके अलावा जो रामगंज मंडी के 40 वार्ड हैं उसके लिए जो रामगंज मंडी पालिका का चुनाव होना है। तो दोनों ही जगहों पर बड़े नेता जो हैं वो भी पूरी तरह से जुटे हुए हैं। कोशिश ये की जा रही है कि अपने पक्ष का बोर्ड बनाया जाए, पालिका में अपना चेयरमैन बनाया जाए, क्योंकि कांग्रेस की ओर से राम नारायण मीणा जो है वो स्थानीय विधायक हैं पीपलदा के। तो इटावा में जो है उन्होंने पूरी तरह से डेरा डाल रखा है, वो अपने समर्थकों को जो है टिकट दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं की जो है जिला अध्यक्ष है सरोज मीणा, वो भी जो है अलग से उनका भी एक गुट माना जा रहा है। तो उनके दोनों के बीच में भी जो है टिकट को लेकर के जो गहमा गहमी है वो देखी जा रही है। रामगंज मंडी में भी जो है लगातार, क्योंकि स्थानीय विधायक मदन दिलावर हैं, उन्होंने कमान संभाल रखी है। इसके अलावा तो शाकिर ऐसे में क्या ये संभव है? शाकिर ऐसे में क्या ये संभव है, क्योंकि प्रत्याशियों का अभी तक ऐलान हुआ नहीं है, तो क्या क्योंकि नॉमिनेशन 27 तारीख तक होना है, ऐसे में जो हमने देखा था कि निगम चुनाव में जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों ने बिल्कुल ऐन वक्त पे अपने प्रत्याशियों के नामों को घोषित किया था, कमोवेश कुछ वैसी ही स्थिति तो इस बार भी नहीं होने वाली। जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि दोनों पार्टियां चाहती है कि बोर्ड अपना बने, इसके लिए वो पूरी कोशिश ये करेंगी कि जिताऊ उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए। इसके अलावा बगावत जो है उसको जहां ज़्यादा से ज़्यादा उसका डैमेज कंट्रोल शुरुआती तौर पर ही हो सके, इसके लिए जो है इंतज़ार किया जाएगा, मनाने की कोशिश की जाएगी। जो टिकट मांगने वाले हैं उनके बीच में तालमेल बैठाया जाएगा और किसी एक को टिकट दिया जाएगा। तो ये दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है, और शायद यही वजह है कि अभी शायद पार्टियां जो हैं वो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी ना करें। दौसा चलते हैं, आशीष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, दौसा से क्या तस्वीर, वहां से क्या जानकारी, क्योंकि नामांकन की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू होने वाली है। आशीष, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है आशीष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन प्रेम के पास चलते हैं। प्रेम, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जैसा कि हमने देखा कि कोटा में अभी तक दोनों ही पार्टियों में से किसी ने भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, कुछ ऐसी स्थिति जयपुर में भी है? जी बिल्कुल अभिषेक जी, आपने सही कहा। दरअसल दोनों ही प्रमुख राष्ट्रीय दलों में अंदरूनी खींचतान के चलते प्रत्याशियों का चयन नहीं हो पा रहा है, और जैसे दोनों ही दलों ने पहले किया था कि ऐन वक्त पे गुपचुप तरीके से प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा, और इसके पीछे यही वजह मानी जा रही है कि प्रत्याशियों के नामों का पहले ऐलान करने से जो कार्यकर्ता है उनमें बगावत का डर जो है वो दोनों ही पार्टियों को है, और शायद यही वजह है कि दोनों पार्टियां भी इंतजार करेंगी। आशीष,
के पास चलते हैं। दौसा से हमारे साथ जुड़े हैं आशीष। दौसा से क्या तस्वीरें, क्योंकि अब जो है नॉमिनेशन की प्रक्रिया ऑलमोस्ट कुछ देर में शुरू होने वाली है। चलिए, लगता है आशीष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बहुत शुक्रिया प्रेम और शाकिर आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए, क्योंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया अब कुछ ही मिनट में शुरू हो जाएगी और 27 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।